हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग का ये थर्ड लेक्चर है, पार्ट 3 है, जिसके अंदर आज अपन डेटाबेस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दो पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो देखो, यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया था, यूटिलिटी तक। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर अपन अपने पास आते हैं डेटाबेस मॉडल्स, जिनके अंदर कुल 4 प्रकार के मॉडल्स होते हैं अपने। तो तो देखो, सबसे पहले आता है हायरार्किकल डेटाबेस, फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, फिर आता है रिलेशनल डेटाबेस। तो ये 3 टाइप के डेटाबेस हैं। इनको अपन डेटाबेस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर डेटाबेस स्ट्रक्चरिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हायरार्किकल डेटाबेस से। तो देखो, सबसे पहले हायरार्किकल डेटाबेस, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पेरेंट्स, गौर से सुनना, हर पेरेंट के कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, पर हर चाइल्ड के सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। ये मैं किस सेंस में बता रहा हूँ, जब अपन डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसकी अलग अलग टेक्निक्स है। तो उसी में से एक हायरार्किकल डेटाबेस की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके अंदर कुल 3 पॉइंट मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर पेरेंट के कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन, इसके 3 चाइल्ड है, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट। ठीक है, पर हर जो चाइल्ड है, जैसे ये है पर्सनल डिपार्टमेंट, इसका एक ही पेरेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन कोई सा भी देख लो आप इस एग्जाम्पल के अंदर। इंजीनियर्स, इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट, मतलब हर चाइल्ड का एक ही पेरेंट है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन दे रखी है ना, ओनली एट वन डायरेक्शन, मतलब कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा, एक ट्री की तरह, एक मतलब इन्वर्टेड ट्री की तरह। ठीक है, ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, फिर ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, मतलब एक हायरार्की बनती जा रही है नीचे। जैसे अपने होता है ना कि दादाजी, फिर में उनकी हायरार्की, फिर अपने पेरेंट्स वगैरह, फिर अपन चिल्ड्रंस वगैरह, वैसे एक हायरार्की बनती हुई जा रही है। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट और है, ऑल पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स आर नोन एज डेटा एलिमेंट्स। ये जितने भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ, ये सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए। और इसके अंदर यूजफुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक डायरेक्शन में ही चलता है, पेरेंट्स के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक चिल्ड्रन के एक ही पेरेंट होगा। ठीक है, और अपर टू लोअर जाएगा, ये ऊपर से नीचे। ठीक है, और हर को डेटा एलिमेंट्स बोलते हैं इसके अंदर अपन। ठीक है, और ये जो चाइल्ड एलिमेंट है ना, इसको अपन सबऑर्डिनेट एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो, एक पॉइंट और रह गया बस, कि अपने को कहीं पे भी जाना है, मतलब किसी भी डेटा एलिमेंट के पास जाना है, लेट से इंजीनियर्स के पास जाना है, तो इसका एक ही पाथ है, ऑर्गेनाइजेशन से जाओगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट से जाओगे, फिर इंजीनियर्स तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई रूट नहीं है दूसरा, सिर्फ एक ही रूट से आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी डेटा एलिमेंट को। ठीक है, जैसे लेट से आपको सपोर्ट स्टाफ के पास जाना है, तो इसका सिर्फ एक ही पाथ होगा, इसके अलावा कोई पाथ पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, फिर सपोर्ट स्टाफ, बस सिर्फ एक ही पाथ है इसके अंदर एक्सेस करने के लिए। बाकी जो अपन देखेंगे ना डेटाबेसेस, उनके अंदर मल्टीपल पाथ्स भी पॉसिबल हो सकता है, पर इसके अंदर ओनली ए सिंगल पाथ इज पॉसिबल। ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस में। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट डेटाबेस की तरफ, जो कि है नेटवर्क डेटाबेस। देखो, इसके अंदर क्या है, नाम से मैं आपको समझा दूंगा, नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक जाल जो कि हर जगह फैला हुआ है, बस वही ये चीज है। इसके अंदर क्या है, जो हायरार्किकल डेटाबेस था ना, बस उसका एक्सटेंशन है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, और बन गया नेटवर्क डेटाबेस। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज है, बेसिकली अपन पढ़ क्यों रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज अपन कंप्यूटर में सेव करते हैं ना, तो उससे पहले एक ऑर्गेनाइज पेपर वर्क करते हैं। तो वो पेपर वर्क अपन इस फॉर्म में कर सकते हैं, या अलग अलग डेटाबेस दे रखे हैं ना, तो उसी में से एक ही है।
ठीक है। अब इसका आप एग्जांपल देखोगे, मैं उसको रिलेट करके बताऊंगा आपको कंप्यूटर से कैसे सेव करता है, कैसे रिलेट करते हैं अपन, कैसे उसके अंदर फीड करता है डेटा। ठीक है, तो देखो नेटवर्क डेटाबेस में क्या है, सेम एज हायरार्किकल, बस क्या चेंज है वो देखो। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, एक चाइल्ड के एक सिंगल पेरेंट हो सकता है, एक चाइल्ड अकेला भी हो सकता है, एक पेरेंट अकेला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चाइल्ड और पेरेंट के इधर मल्टीपल वेज से कनेक्ट हो सकता है या फिर कनेक्ट ही नहीं हो। ठीक है, ये एक चीज है, पॉइंट ध्यान रखने का। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हायरार्किकल डेटाबेस में अपने को किसी भी डेटा एलिमेंट के पास पहुंचना पड़ता था, तो अपने को एक फिक्स्ड स्टैटिक पाथ फॉलो करना पड़ता था। यहाँ पे आपके पास डायनामिक पाथ है, मल्टीपल पाथ से आपके पास डेटा एलिमेंट के पास पे पहुंचने के लिए। ठीक है, और उसमें अपने को रूट से स्टार्ट करना पड़ता था। रूट मतलब जो एकदम हायरार्की के सबसे अपर लेवल पे जो डेटा एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करना पड़ता था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन किसी भी डेटा एलिमेंट से स्टार्ट करके उस पाथ या फिर उस अपने जो डेटा एलिमेंट है वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से अपने को कॉलेज का डेटा स्टोर करना है, जिसके अंदर अपन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं और कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कोर्स क्या हुआ, ये हुआ पेरेंट, स्टूडेंट क्या हुआ, ये हुए चाइल्ड। ठीक है, तो एक कोर्स कई स्टूडेंट्स के पास हो सकता है। ठीक है, एक तो बोलने का तरीका सुनना मेरा, एक कोर्स कई स्टूडेंट्स के पास हो सकता है, कई स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड है, एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट से कनेक्टेड है, जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है आपको रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप दूसरे डेटा एलिमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट से आपके पास है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से आप राम या मोहन, इन दोनों, राम या फिर सोहन, इन दोनों के पास जा सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल वेज हो गए कनेक्ट, मल्टीपल वेज से आप कनेक्टेड हो। ठीक है, चाइल्ड से। और तीसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, ये है सिंगल पेरेंट या फिर सिंगल चाइल्ड, जो अपन बोल सकते हैं, जो कि हायरार्किकल डेटाबेस के अंदर नहीं था पर नेटवर्क डेटाबेस के अंदर है। अब इसका फायदा क्या है नेटवर्क डेटाबेस का, इसका ये फायदा है अपन इसको जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी अपने को डेटा एलिमेंट के पास जाना है। ठीक है, इसके अलावा अपन कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग से अपने को नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें मल्टीपल पाथ्स हैं। लेट से मुझे कॉलेज से जाना है राम के पास। ठीक है, तो एक पाथ तो इसका ये हो गया कि अपन पहले गए मैथमेटिक्स में, फिर गए राम के पास। दूसरा है अपने पास कॉलेज से पहले गए अपन इंग्लिश लैंग्वेज पे, फिर वहां से अपन राम के पास गए। तो इसके मल्टीपल पाथ्स हैं। पर पिछला जो डेटाबेस था उसके अंदर क्या था, अपने पास एक सिंगल स्टैटिक पाथ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेटवर्क डेटाबेस। जो मैंने पॉइंट्स बताया ना, बस वो ध्यान रखना, बाकी सब भूल जाना, वही आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन अगले डेटाबेस की तरफ चलते हैं। अब देखो अपना तीसरा आता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ये तो आपका इतना इम्पोर्टेंट है, आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, इसके अंदर एटलीस्ट मान लो 30% टॉपिक आपका ये अकेला कवर कर लेगा, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे कैसे अपना डेटा सेव रहता है, इसके अंदर अपन इन द फॉर्म ऑफ टेबल सेव करते हैं। ठीक है, टेबल के फॉर्म में, जिससे अपन एक्सट्रैक्ट भी करना हो ना डेटा, तो अपन मिडिल से अपन को जो नीडेड इंफॉर्मेशन है वो अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये तो होता है कॉलम। ठीक है, रो जो होता है ना उसको अपन बोलेंगे टपल, अपन टेक्निकल लैंग्वेज में टपल बोलेंगे रो को। ठीक है, आगे से अब इसका एक एग्जांपल दे रखा है, उसको अपन समझते हैं, उसके थ्रू अपन समझते हैं। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, 10 नवंबर 2020। ठीक है, इस डेट तक, ये क्या है आज की डेट है, लेट से इस एग्जांपल के हिसाब से आज है 10 नवंबर 2020। ठीक है, इस दिन तक जिन जिन के बुक्स ड्यू रह गई है, ड्यू मतलब जिन्होंने नहीं रिटर्न की है बुक लाइब्रेरी के अंदर, एक लाइब्रेरी का एग्जांपल है, जिन्होंने नहीं रिटर्न की है आज 10 तारीख तक, उन सबके लिस्ट निकालो। और अपने पास दे रखी है 3 टेबल्स। अब आप सोचोगे 3 टेबल से लिस्ट कैसे निकाले, तो वो देखो कैसे निकालेंगे अपन। पर ये चीज ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 नवंबर 2020
इस तारीख तक जिन जिन ने बच्चों ने बुक्स नहीं दी उन सब की अपने को टेबल एक्सट्रैक्ट करके निकालनी है, ठीक है। तो गौर से देखो, सबसे पहले दे रखा है एक टेबल मेंबरशिप के नंबर दे रखे हैं, मतलब उनके नंबर दे रखे हैं यूनिक कि भाई हर जने का जो भी ले रखा है कि आपके ये नंबर है, ये नंबर, ठीक है। उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है, और उनका एड्रेस दे रखा है, किसमें, पहली टेबल के अंदर। दूसरी टेबल की बात करें तो है बोरोवर, मतलब जिन्होंने कुछ बुक बोरो की है उनके बारे में, ठीक है। अब वही सेम है, देखो मेंबरशिप नंबर जो थे वो यहाँ पे बोरोवर नाम से है, ठीक है। उसमें मेंबरशिप नाम से थे, इसमें बोरोवर नाम से है सेम ही चीज। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, सेम चीज है दोनों के दोनों, ठीक है। तो वही है ना। और लिख रखा है बुक नंबर, अब लिख रखा है जो बुक उन्होंने इशू कराई थी, कभी इशू कराई होगी कि हमें बुक चाहिए, तो उनके नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ISBN नंबर, ठीक है। उसके बाद है ड्यू डेट, मतलब आपको इस तारीख तक तो चुका देनी थी, बुक वापस रिटर्न कर देनी चाहिए थी, पर आप या तो नहीं किए या फिर आपकी आगे डेट है आज के हिसाब से। कब आज, मतलब 10 नवंबर 2020 के हिसाब से, ठीक है। तो अपन सबकी डेट देखते हैं, ये जैसे इसकी डेट है 10 दिसंबर है 12, मतलब 10 दिसंबर 2020, मतलब आज तो है 10 नवंबर, एक महीना इसके पास बचा है, मतलब इसका ड्यू नहीं है, ठीक है। ड्यू किसका होगा, जो या तो 10 नवंबर या फिर इससे पीछे है, उन सब की ड्यू डेट्स है, ठीक है। फिर तीसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज दे रखी है बुक नंबर, है ना, ये दे रखे हैं बुक टाइटल और ऑथर के नाम, ठीक है। ये तीसरी टेबल है, और इसमें कनेक्टेड क्या है, इसमें कनेक्टेड है बुक नंबर। देखो हर में हर कनेक्टेड है, पहला एग्जांपल देखा तो इसमें मेंबरशिप नंबर सेम है, फिर दूसरी टेबल और तीसरी टेबल में बुक नंबर सेम है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टेड है। अपने को अब निकालना है 10 नवंबर 2020 तक जिन जिन की बुक्स ड्यू है उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो देखो वो डेट देखो जो कि 10 नवंबर से पहले बीत चुकी या फिर आज 10 नवंबर है, ठीक है। तो 10/11 ये अपने को डेट देखनी है। तो 10/11 ये देखो 8/11, इसका मतलब इसका टाइम बीत चुका है पहले, पर इसने अभी तक बुक जमा नहीं कराई, तो इसके बारे में एक तो ध्यान रखना है, ठीक है। माल का स्टिक लगा देता हूँ, इसके बारे में ध्यान रखना है। और 10/11 इसके बारे में भी आज का ही डेट है कि आज इसको ड्यू, आज इसको जमा करानी है बुक। और इसके अलावा 10/11 से कम 6/11 इसकी ड्यू है। बस ये तीन है जिनकी ड्यू है। अब इनकी पूरी इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, यहाँ से ड्यू डेट, बुक नंबर, इसके बोरोवर का नाम, बोरोवर के नाम से अपन देख लिए, बोरोवर का नाम क्या है 11348, तो इधर देखें 11348 कौन है, PK सैन, इसका मेंबर्स का एड्रेस ही है। अब देखो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखें, बुक नंबर 89303, तो इधर देखो 89303, ये वाली बुक, डेटाबेस सिस्टम PN दीक्षित। तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी अपन एक जगह रख ले, ऐसे अपने पास 3 रोज बनेगी, 3 टपल्स बनेगी, ठीक है। तो वो अपने पास ये रही उन तीनों के बारे में, 8/11 10/11 6/11, ठीक है। तो ऐसे अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये था बस इसके अंदर। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब अपन कोई सा भी डेटा कैसे भी निकाल सकते हैं, बस उनकी अपने को जो कॉलम्स है उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो कनेक्ट करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं फॉरेन की से कनेक्ट करते हैं अपन। जब आप और डीपली पढ़ोगे इसको तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फॉरेन की से उनको कनेक्ट करते हैं, और हर टेबल जो आपको कनेक्ट कर रहे हो, जैसे आप, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, है ना। आप किसी से मिले, फिर आप ऐसे पूछते हो गाँव वाँव कहाँ पे, आपका क्या है, तो आप कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो, अच्छा उसके थ्रू मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। मतलब जानना है आपको, उसके थ्रू जानो, कैसे ही जानो, तो बस टेबल्स में वही है, एक कॉलम सेम कर दो ताकि आप पूरी टेबल को जान जाओ, ठीक है। ये है। फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो देखो इसके अंदर कैसे आएगा अपने, अपन अभी तक जितने वर्ड है, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल डेटाबेस, ये सब है कन्वेंशनल डेटाबेस मॉडल। कन्वेंशनल मतलब पुराने, ओल्ड टर्म, ओल्ड स्कूल टाइप से, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले यूज करते थे, अब करेंटली यूज नहीं करते, ठीक है। यूज करते हैं पर बहुत एक लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड यूज तक, ठीक है। बाकी जो अब एडवांस या फिर एक ह्यूज अमाउंट में अगर अपन देखें तो इनको यूज नहीं करते, तब कुछ यूज करते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें आपने नाम भी सुना होगा, जिनको नहीं पता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
वही काम की होती है। जो सी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बाकी सी प्लस प्लस पाइथन वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और वही अपने रियल वर्ल्ड में काम में आती है। ठीक है, तो वैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस तो वो काम में आ रही है सी प्लस प्लस पाइथन जावा। ठीक है, ये सब काम में आ रही है, तो उनको अपन पेपर में भी तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कैसे ना कैसे। ठीक है, तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बना है। अब देखो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आने चाहिए, क्लास क्या होती है, फंक्शंस क्या होता है, फिर ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो मैं आपको उधर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, वो अपन जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे सी लैंग्वेज उसके अंदर देख लेंगे। बाकी मैं आपको एकदम सिंपलर टर्म्स में बताऊंगा क्या है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज आती है, इन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो। जैसे कि याद कर लेना, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि कौन से डेटाबेस में काम में आती है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इनके अंदर काम आ सकते हैं, इनसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं इनमें क्या कमी थी और इसमें क्या कमी है। पहले वाले जितने डेटाबेस थे उनमें अपन बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि इमेजेस वगैरह हो गई, है ना, इसके अलावा कोई ऑडियो वगैरह हो गई, वो सब ऐड नहीं कर सकते थे, पर इसके अंदर अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी दिक्कत दूसरी दिक्कत ये है कि अपनों ने जैसे ये निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे लेट से पीके सैन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है। अब वो एकदम अलग हो गई, अब टेबल में आप कहाँ डालोगे यार कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मुझे RS गुप्ता के बारे में कुछ जानना है, मुझे लेट से कोई बुक आ गई डेटाबेस सिस्टम, अब इसके बारे में मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जाननी है। अभी आप कहाँ डालोगे टेबल के अंदर, पीछे अपन चलते हैं नेटवर्क डेटाबेस में, तो इसके अंदर भी अपन वो काम नहीं कर सकते जो अपन रिलेशनल डेटाबेस में कर सकते थे। जैसे कोई बीच में से एक्सट्रैक्ट करना है कुछ चीज, वो नहीं कर सकते थे, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये सब कर सकते हैं अपन काम। ठीक है, कैसे कर सकते हैं तो वो देखो, वो आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, हायरार्किकल नेटवर्क रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स को अपन कन्वेंशनल डेटाबेस कहते हैं, और ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं, ये सब याद कर लेना आप। ठीक है, इसके अलावा इसको मैं टेक्निकल तरीके से कहूँ तो ये देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बेस्ड ऑन कन्वेंशनल डेटाबेस मॉडल सपोर्ट ओनली ए लिमिटेड सेट ऑफ एटॉमिक डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, स्ट्रिंग एटसेट्रा। दे डू नॉट इवन अलाउ storage and retrieval of long unstructured data such as images, audio and textual documents। ठीक है, जो मैं बताया था आपको, इमेजेस वगैरह पहले नहीं हो सकती थी, पर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये देखो, ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने बताई थी कि पर्टिकुलर एक एक स्पेसिफिकेशन बन जा सकता, इसमें देखो दो चीज है, ये ध्यान रखना। ये जो डैश डैश लाइन जा रही है ना, इसे अगर अपन टेक्निकल वे में बोले तो अपन बोलेंगे एट्रीब्यूट, फंक्शन। ठीक है, और ये जो जा रही है ना डार्क लाइन, इसे अपन टेक्निकल वे में बोलेंगे क्लास। पर ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब आप लैंग्वेज पढ़ो तब अच्छे समझ लेना, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इसका मतलब हो गया इसके टाइप्स, जो कि अपन नेटवर्क डेटाबेस में देखते हुए आ रहे थे ना, ये हायरार्किकल बन रही थी कि इसके टाइप्स ये हो गए, ऑर्गेनाइजेशन इसके टाइप्स ये हैं, कोर्सेज वगैरह स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो टाइप्स हो गए हैं, और ये बताता है स्पेसिफिकेशन, जो मैं बोल रहा था ना, लेट से मुझे पीके सिन्हा के बारे में जानना है, आखिर वो क्या है क्या नहीं, तो वो रिलेशन में अपन कहाँ पे डालते, पर यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे स्पेसिफिकेशन, तो इसके बारे में पूरा आ गया, व्हीकल स्पेक्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, इंजीनियरिंग टाइप, फ्यूल टाइप। लेट से मुझे फ्यूल टाइप के बारे में जानना है, तो यहाँ पे मैं डैश डैश करके उसके बारे में पूरा बना सकता हूँ, फ्यूल टाइप के बारे में। फिर उसमें किसी के बारे में जानना है तो मैं आगे और बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको बढ़ा सकता हूँ आगे। इसके अलावा एक मैन्युफैक्चरर, इसके बारे में पूरा दे रखा है। अब मैन्युफैक्चरर कहाँ पे होता है, कंपनी में होता है, तो इसके बारे में बना रखा है कंपनी। अब कंपनी में फिर से आ गए नेम, लोकेशन, प्रेसिडेंट। अब इसमें मुझे लोकेशन के ये दे रखा है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेशन को नहीं, नेम। मतलब नेम मतलब कंपनी में जो नेम होंगे उनके, वो क्या है, वो एम्प्लॉयज ही तो है, तो एम्प्लॉयज के बारे में दे रखा है, क्या उसकी इस फीचर्स दे रखा है उसके बारे में। ठीक है, पर उसके टाइप देखे कंपनी के, तो कंपनी के फिर से दो टाइप हो गए। अब यहाँ से समझो, मैन्युफैक्चर से तो अपन क्या लिए थे, उसके बारे में अपन जान रहे थे, फिर उसके बारे में ही जानते जानते उसके भी दो टाइप आ गए, तो अपन डार्क लाइन से करें, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, फिर फॉरेन कंपनी के बारे में और डिटेल्स आ गई, उसके बारे में बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मतलब कैसी भी टाइप की चीज हो ना, वो अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे
इमेजेस, ऑडियो, वो कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी इसके अंदर कर सकते हो। अब लेट से इसके अंदर कुछ आ गया, लेट से उसके बारे में, इमेज के बारे में अपने पास कुछ आ गया, तो उसके अंदर अपन इमेज फीड कर सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन डायरेक्ट बता नहीं रहे, मतलब इसके अंदर तो अपन इमेज ऐसे ही लिखेंगे, पर कंप्यूटर के अंदर अपन जब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तब अपन डाल सकते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो बस ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मैं पीछे बताया था वो चीज़ ध्यान रखना आप। अब देखो आता है मेन कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। अब मुझे पता है आप इधर तक कंफ्यूज बहुत ज्यादा ऐसे हो गए होंगे, हाथ थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर क्या है, क्या काम है, एकदम मैं बताता हूँ। देखो, कोई सी वेबसाइट पे चल जाओ, किसी पे भी चल जाओ, फ्लाइट का अपने को बुक करानी है, ठीक है। तो उसके अंदर अपन कहीं पे भी क्लिक करते हैं, लेट से अपने को, लेट से बिजनेस क्लास पे क्लिक किया कि कौन कौन सी है और कौन कौन सी फ्लाइट से यहाँ से जा रही है, ठीक है, उन कंपनीज के बारे में, तो वो अपने पास फिल्टर होके आ जाता है जस्ट विद इन ए सेकेंड, ठीक है। पर वो कहाँ से आ रहा है, वो डेटा कहीं तो पड़ा होगा, तो पड़ा रहता है उनके सर्वर पे, ठीक है, सारा डेटा पड़ा है। अब वो डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में रखा हुआ रहता है। अब कहाँ पे रखा हुआ रहता है, उनमें भी मान लो कोई हार्ड डिस्क होगी या फिर एसएसडी होगी, उनके अंदर रखा हुआ रहता है। उनके अंदर भी पर ऐसे नहीं रखा हुआ रहता। जब आप हार्ड डिस्क पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे स्ट्रक्चर रखता है, उसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, एकदम जचा के रखता है। आप खुद घर में बताओ, आपकी एक कबर्ड है, उसके अंदर आप कपड़े ऐसे ही फेंक दोगे सारे के सारे, फिर अगले दिन आपको निकालना है तो आपको कितना टाइम लगेगा। वहीं आप सब अलग रख रखे हो, शर्ट्स का सेक्शन अलग, टी शर्ट्स का अलग, है ना, नीचे जीन्स कार्गो वगैरह उनका अलग, सबके अलग अलग कर रखा है आप। तो डिवीजन करने से क्या है, अपने को जल्दी मिल जाता है, अच्छा शर्ट्स का ये वाला है देख ली, फिर उसके अंदर कौन से नंबर पे है, क्या है, ऐसे करके अपने को जल्दी चीज मिल जाती है। कहीं की बात देख लो यार आप, लेट से आप कोई मॉल में जा रहे हो या फिर वो डिज्नी वर्ल्ड में जा रहे हो, तो उसका मैप अपने को साथ में देता है कि आप पहले इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। बस वही चीज है, यहाँ पे डेटा अपन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में अपन स्ट्रक्चर करके रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, फिर एक्सट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, ये क्या है, इनकी लैंग्वेजेस बनी हुई है एक्सट्रैक्ट करने की डेटा को, जैसे कि एसक्यूएल अलग है, माई एसक्यूएल हो गई, ठीक है, वो उनके बारे में भी आगे आएगा, ठीक है। तो उनको यूज करते हैं अपन, तो कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है डेटा को कि आपको कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो बस उन्हीं पार्ट्स के बारे में अपने को बता रखा है। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक होती है क्वेरी लैंग्वेज, एक होता है रिपोर्ट जनरेटर, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये क्या, इट डिफाइंस एवरी कॉलम, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डज इट टेक, रेस्ट्रिक्शन एटसेट्रा। मतलब कि क्या, मतलब कि ये रखता है, ये डेटा रखता, ये ऊपर के मेंबरशिप नंबर, मेंबर्स नेम, मेंबर्स एड्रेस, ड्यू डेट, बुक नंबर, बुक टाइटल, बुक ऑथर, ये सब रखता है। अब इसमें भी रेस्ट्रिक्शन भी रखता है, जैसे जैसे कि आपके पास इसमें एक कॉलम का नाम आ गया, ये डेटा नहीं रखता। गौर सुनो, ये जो डीएमएल है, डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये सिर्फ ऊपर की डेफिनेशन, जो ये है ना मेंबरशिप नंबर, ये सब रखता है बस। अब इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होती है कईयों में, जैसे किसी का फोन नंबर आ गया, वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, अपने को पता है, तो कोई ज्यादा डाल देगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो हो गई उसकी रेस्ट्रिक्शन एक, ठीक है। ऐसे ही उसने डाल दिया कि लेट से रोल नंबर, तो रोल नंबर उसने लिख दिया कि 1 लाख 1,000 से ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है उनकी स्कूल में 1,000 से ज्यादा बच्चे ही नहीं है, और उसका रोल नंबर नहीं हो सकता इससे ज्यादा, तो वो हो गई उसकी रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस, और ये जो कॉलम ऊपर जो अपन लिखते हैं, ये सब रखा हुआ रहता है उसके अंदर, उसे अपन बोलते हैं सिंपल भाषा में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसको एक पार्ट में बांट दिया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद करना है। इसको अपन डीडीएल तो बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटाबेस स्कीमा भी बोलते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऊपर का जो मैंने बता दिया एग्जांपल से, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट लाइन कर रखा हूँ वही है, मैं बाकी पढ़ लिया, आप पढ़ के देख लेना क्या क्या है। एक ये बता रखा है कि इसमें क्या क्या अपन इंक्लूड करते हैं, है ना। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू, एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, एक कोई लॉजिकल वैल्यू, या फिर डेट टाइम में इंक्लूड कर सकता है, कोई मीमो, या फिर बाइनरी नंबर, ठीक है। ये सब अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन डेटाबेस स्कीमा भी बोलते हैं, या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद नीचे दे रखा है द स्कीमा ऑफ ए डेटाबेस इंक्लूड्स वर्चुअली एवरीथिंग अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे वर्चुअली कैसे? वर्चुअली मतलब जो अपने को इंटरफेस प्रोवाइड होता है, जो अपने को एक्सट्रैक्ट करके देगा डेटा, ठीक है, तो उसके अंदर वर्चुअली अपन देख पाएंगे सारा का सारा डेटा, इसलिए इसके अंदर वर्चुअली बता रखा है, ठीक है। इसके आगे चले। अब देखो, इसको जो मैनेज करने वाला पर्सन होता है उसको अपन टेक्निकल टर्म्स में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रख लेना, जस्ट छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे, ठीक है। अभी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एस्टेब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग डेटा डेफिनेशन, ये सब देखो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा, बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिए, ए डेटाबेस आल्सो हैज ए डेटा डिक्शनरी, ठीक है। डेटा डिक्शनरी क्या होती है? डेटा डिक्शनरी होती है दो टाइप की, एक होती है एक्टिव डेटा डिक्शनरी, एक होती है पैसिव डेटा डिक्शनरी, ठीक है। एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव डेटा डिक्शनरी के अंदर, इसके अंदर अपने को मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये अपने पास टेबल दे रखी है, ठीक है। अब इसमें मुझे फोन नंबर भी ऐड करना है उनका, कि फोन नंबर क्या है, ठीक है। तो मुझे एक्टिव डेटा डिक्शनरी में क्या होगा, सॉरी, एक्टिव डेटा डिक्शनरी में क्या होगा, अपने आप अपग्रेड हो जाएगी वो कंप्यूटर के अंदर। अपन सॉफ्टवेयर इसी टाइप का बनाएंगे कि वो अपने आप अपग्रेड हो जाए। और पैसिव के अंदर अपने मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली वहां जाना पड़ेगा, वहां पे अपग्रेड करना पड़ेगा कि फोन नंबर एक नया कॉलम और आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो वो है डेटा डिक्शनरी। तो वो किसके अंदर आती है? डीडीएल के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसके आगे दे रखा है कि it contains an indexed list of all data elements of the database along with their definitions. DDL module of DBMS creates updates the data dictionary of a database automatically when user define change the database schema, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी कॉलम्स है ना, इनके नाम एक इंडेक्स वाइज सेव होते हैं। इंडेक्स वाइज कैसे? मतलब जैसे फर्स्ट नंबर पे एक इंडेक्स दे रखा है, उसमें मेंबरशिप नंबर दे रखा है, दूसरे नंबर पे मेंबर्स नेम दे रखा है, तीसरे नंबर पे मेंबर्स एड्रेस, चौथे नंबर पे ड्यू डेट, पांचवें नंबर पे बुक नंबर, छठे नंबर पे बुक टाइटल, सातवें नंबर पे बुक ऑथर। इस टाइप से एक इंडेक्स्ड फॉर्म में रखा हुआ रहता है ये। फिर जैसे मैं इसके बाद फोन नंबर और ऐड कर दिया तो वो 90 नंबर पे चल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से रहता है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, जो मैंने बताया, एक तो इसकी डेफिनेशन, इसको डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं, है ना। इसके अलावा ये दो टाइप की होती है, मतलब एक्टिव, इसके अंदर होती है एक डेटा डिक्शनरी जो कि दो टाइप की होती है, एक्टिव डिक्शनरी, पैसिव डिक्शनरी। एक्टिव में क्या होता है, अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। पैसिव में अपने को मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो मैनेज करता है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो अपनी अगली लैंग्वेज आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, किसके अंदर? कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस के अंदर। अब देखो अगला है डेटा, इसके अंदर क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल के अंदर। ज्यादा टेक्निकल नहीं समझाओ, इसके अंदर जो डेटा अपन राइट कर रहे हैं वो होगा, ये ऊपर वाला डीडीएल में आ गया, ये सारा डीएमएल में आ गया। तो इनकी क्या है, कंप्यूटर के अंदर कमांड्स दी हुई होती है कि सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करना है तो मुझे ऊपर से थोड़ी करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट में डेटा में से तो करूंगा। इसके अलावा अपडेट, अपडेट में कहाँ, इसमें करूंगा, कर सकता हूँ बिल्कुल, इसमें भी अपडेट कर सकता हूँ, पर इसके अंदर भी मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ डिलीट करना है तो डिलीट यहाँ से कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे कुछ कमांड्स होते हैं जो कि इस पे करे जाते हैं डेटा पे। तो ये जो नीचे की साइड जिसमें अपन डेटा फिल कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेट मतलब अपन चाह के किसी चीज को चेंज करवा दे, बदल दे, ठीक है, उसे बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर अपन वो सब चीजें कर सकते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर आगे चले तो आगे अपने पास आता है क्वेरी लैंग्वेज। देखो अब अपन दो चीज पढ़ चुके हैं, ये अपने पास था ना चार चीजों का, डीडीएल, डीएमएल, ये दोनों क्या बताते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेरी लैंग्वेज, उसको चलाने के लिए अपने को कोई लैंग्वेज चाहिए जिससे अपन वो सब करें। अब मैं बोल रहा हूँ मैनिपुलेट करो, कैसे करो मैनिपुलेट, ऐसे ही निकाल लोगे, कंप्यूटर को बोलोगे आप माइक लगा के, नहीं, क्वेरी लैंग्वेज से करेंगे अपन ये सब काम, ठीक है। तो क्वेरी लैंग्वेज कौन बनाया? जो सबसे फेमस क्वेरी लैंग्वेज है वो आईबीएम द्वारा बनाई गई, ठीक है, आईबीएम द्वारा बनाई गई, उसका नाम था सीक्वल,
SEQUEL, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, SEQUEL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ये ऐसी बनाई गई कि इंग्लिश भाषा से आप एक्सट्रैक्ट कर सको, मतलब आपको 01 में ना जाना पड़े। जैसे जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दैट टेबल का नाम है स्टूडेंट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। अभी बोलने में ऐसे लग रहा है पर ये एक्चुअली लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज का कोड है जो मैं बोल रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। पर बोलने में ऐसे लग रहा है कि क्या बोलना चाहता है कि सारे के सारे सेलेक्ट कर लो, मैं लिख दिया। तो ये सारे के सारे क्या है, सीक्वल के अंदर आते थे, ठीक है। फिर इसका नाम बदल के आईबीएम ने छोटा कर दिया, एसक्यूएल, बस स्ट्रक्चर, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरी लैंग्वेज हो गई, जिससे आप डीएमएल और डीडीएल दोनों को, आप दोनों के कमांड्स होते हैं इसके अंदर, जिससे आप दोनों को मैनिपुलेट कर सकते हो, दोनों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। देखो चौथा आ जाता है रिपोर्ट जनरेटर। सबसे पहले आपके बारे में बताया, टेबल के बारे में, डीडीएल डीएमएल होता है। फिर उसकी क्वेरी लैंग्वेज आ गई, क्वेरी आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। फिर आता है रिपोर्ट जनरेटर, कोई सॉफ्टवेयर आते हैं अलग अलग, जो कि क्या करते हैं, आप जो क्वेरी निकाले हो उसको पूरा एनालाइज करके दे देते हैं कि कौन, जैसे सबसे ज्यादा जैसे मान लो किसी कंपनी का है, सबसे ज्यादा सेल्स कौन से साल में हुई, कैसे हुई, उनके चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ बना के दे देता है। तो उन्हें बोलते हैं रिपोर्ट जनरेटर। इससे फाइनल कुछ ही नहीं चाहिए आपको। आप बताओ, आपके पास बहुत सारे डेटा बड़ा है, पहले उससे निकाल के एक रॉ क्वेरी, रॉ टेबल निकाल के दी है, फिर उस टेबल से आपको पूरी पूरी रिपोर्ट मिल गई कि क्या होने वाला है, कैसे है, क्या है, सब कुछ मिल गया। तो इससे आगे क्या चाहिए, बस आपको यहाँ तक ही चाहिए। तो यही आपके प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ जो आप कंपनीज वगैरह यूज करती है वैसे, ठीक है। फिर दे रखा है क्रिएटिंग एंड यूजिंग ए डेटा। देखो अब इसके अंदर एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो टॉपिक अब मैं बताने जा रहा हूँ, पर फिर भी अपन देख लेते हैं। पूरा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आप पढ़ के देख लेना, इतना नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है धीरे धीरे कैसे प्रोसेस होती है। तो एक डेटाबेस अपने को क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले उसका स्कीमा बनाओ, मतलब आप क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हो। मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो डीबीएमएस पढ़ोगे भी ना, तब क्या चीज़ आती है कि उसका नेम वगैरह जो जो आपको ज़रूरत है वो सारा का सारा बनाओ स्कीमा। फिर एक फॉर्म डिज़ाइन करो जहाँ पे आप उसका डेटा एंटर करोगे, रियल लाइफ में बता रहा हूँ। जैसे कि अपन ई मित्र के जाते हैं, कोई फॉर्म भरवाने जाते हैं, ठीक है। तो अपन उस फॉर्म को भरते हैं ना, मतलब पहले नेम, फिर फादर्स नेम। तो वो तो अपने को क्या है कि स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है कि हाँ अब मदर्स नेम डाल दी है, फिर वहाँ में मेल हो फीमेल हो क्या हो, तो वो तो एक फॉर्म तैयार होता है, वो तो बनता है वेब डिजाइनिंग से, ठीक है। उसके अंदर अपन डेटा फिल कर रहे हैं ना, फिर उसको डाल रहे हैं, वो जाएगा सीधा का सीधा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। डेटाबेस कहाँ, जहाँ पे उसका सर्वर है, उसके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वहाँ पे सेव होगा, ठीक है। तो पहले डिजाइन करो स्कीमा, फिर हमें आप एक फॉर्म बनाओ जिसके अंदर आप वो डेटा डालना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके अंदर डेटा डाल दो, ठीक है। अब उसका एक बहुत बड़ा ऐसे एग्जाम्पल सा दे रखा है, आप देख लेना, वो कोई कोई काम का नहीं है, बस इसमें एक लाइन मुझे काम की लगी, वो है द डिजाइनर हैज टू देन यूज ए टूल कॉल्ड स्कीमा बिल्डर। जो अपन टूल यूज करते हैं इसके अंदर, उसे बोलते हैं स्कीमा बिल्डर। अब स्कीमा बिल्डर नाम है उसका, उसके कई टूल्स है अलग अलग निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्कीमा बिल्डर होते हैं वो, उन टूल्स को बोलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, बाकी इसके अंदर मुझे ये देख लो, अगर आपको डेटा डालना है तो आप टैब दबा सकते हो, एंटर दबा सकते हो, आगे जाना है तो ये आपको पता है यार, सीधी सी बात है, टैब से आगे चल जाएगा, एंटर से आगे चल जाएगा, है ना। प्रेसिंग एंटर और टैब की इन द लास्ट फील्ड ऑफ द फॉर्म सेव्स द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस एंड मूव्स टू ए न्यू ब्लैंक और न्यू नेक्स्ट रिकॉर्ड डेटा एंट्री। इन एडिशन टू यूजिंग टैब और एंटर की टू मूव फॉरवर्ड टू फील्ड, आगे जाना है तो टैब और एंटर दबा दो, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। बाकी ये नहीं पूछेंगे यार, बिल्कुल। आप टाइम वेस्ट है पढ़ना, मतलब जिनको बेसिक पढ़ना है सही में, कंपटीशन के हिसाब से नहीं करना, वो पढ़ लीजिए। बाकी मैं कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है व्यूइंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग रिकॉर्ड्स। आप उसको देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इसमें मुझे कोई ऐसा खास नहीं लगा, आप पढ़ के देख लीजिए चाहे तो, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में अपने पास आता है सर्चिंग फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। अपने को पूरे का पूरा डेटाबेस पड़ा है जिसमें डेटा है, उसमें से अपने को कुछ कमांड्स बता रहा है जिससे अपन डेटा को ढूंढ सकते हैं। एक होता है फाइंड कमांड, या फिर क्वेरी लैंग्वेज, या फिर क्वेरी बाय एग्जांपल।
ठीक है। फाइंड कमांड की बात करें, फाइंड कमांड इज फॉर सिंपल डेटाबेस क्वेरीज। ठीक है, ये क्या है, किसी चीज को अपने को फाइंड करना है बहुत सारे टेबल में, कि रोल नंबर 1011 अपने को फाइंड करना है, अपन फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, एक ही टेबल पे काम में करता है। फाइंड कमांड कैन ऑपरेट ऑन वन टेबल ओनली एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही टेबल पे काम करेगा। यूजर कैन नॉट सेव ए स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, बस आपको इतना ही याद करना है इसके अंदर कि अपन कोई चीज फाइंड कर सकते हैं इससे। ठीक है, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। फिर आती है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश के अंदर लिखी हुई रहती है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाए, पर असल असल में वो कोड होता है। जैसे कि बता रहा है, सेलेक्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब ये क्या दे रखा है, देखो, सेलेक्ट करो लास्ट नेम, जैसे मैं एक बताता हूँ, सेलेक्ट कुमावत कमल कुमार। ये क्या हो गया, तीनों के तीनों लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। सेलेक्ट कुमावत कमल कुमार। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नाम जिसके अंदर से अपने को सेलेक्ट करना है। वेयर लास्ट नेम, यानी कि कुमावत इज इक्वल्स टू, लेट्स से KUM लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू KUM, है ना। लास्ट नेम इज इक्वल्स टू कुमावत, पूरा पूरा कुमावत लिखा हुआ है, KUMAWAT। एंड सिटी इज इक्वल्स टू पुणे, एंड एज ग्रेटर देन 40। तो वो सारे कमल कुमार कुमावत आ जाएंगे जिनका लास्ट नेम, जिन नहीं, वो सारे आ जाएंगे, वो सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनके लास्ट नेम जो कि आखिरी में कुमावत लगाते हैं और पुणे सिटी में रहते हैं और 40 से ज़्यादा एज है, उन सब एम्प्लॉयज की लिस्ट आ जाएगी इससे। ठीक है, ये होती है क्वेरी लैंग्वेज। ये अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत बड़ी है। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल बताया उसका। ठीक है, इट कैन ऑपरेट ऑन मल्टीपल टेबल्स एट ए टाइम। ये मल्टीपल टेबल्स पे ऑपरेट कर सकते हैं। वो फाइंड वाला जो था ना, वो एक टेबल पे ही हो पाता था। एंड ए यूजर कैन सेव स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, फिर आता है क्वेरी बाय एग्जांपल। अब देखो, फिर आता है क्वेरी बाय एग्जांपल। अब लोगों ने क्या किया, उससे भी सिंपल तरीका ढूंढने की कोशिश करा। देखो, एक बात सिंपल सी है, आप किसी चीज को पढ़ते हो, पर आप यहाँ वीडियो में गए हो ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे ही हर चीज के होता है। जैसे अपन टेक्स्ट में पढ़े, उससे अपने को इतना अच्छे से याद नहीं होगा जितना अपन उसको इमेज क्रिएट करके देखें, विजुअलाइज करें। अपने को इमेज से भी उतना जल्दी याद नहीं होगा जितना अपन उसकी वीडियो देखें। ठीक है, तो बस वही चीज है, इसके अंदर अपने को टेक्स्ट में लिखना पड़ रहा था क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। क्वेरी बाय एग्जांपल में क्या है, अपने को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ATM में अपने को इंटरफेस प्रोवाइड रहता है कि ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ, उसी में की जगह कोड लिखा हुआ होगी, कोड लिखो फिर निकालो आपको। तो वो क्या है, सिंपलर वर्जन है। वैसे क्वेरी बाय एग्जांपल में आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक कर करके आपको जस्ट सेलेक्ट करना है कि आपको ये क्वेरी निकालनी है। उसमें खुद लिखा हुआ रहेगा, बस आप सेलेक्ट करते जाओ, ये निकालना है, ग्रेटर देन होना चाहिए, स्मॉलर देन। आपको खुद समझ में आ जाएगा, 2-3 बार यूज करोगे। तो क्वेरी बाय एग्जांपल उससे भी सिंपलर है, आपको कोई सा भी एक्सट्रैक्ट करना है डेटा। पढ़ लेता है। मैनी डेटाबेस डेवलपर फर्दर सिंप्लीफाई द जॉब ऑफ स्पेसिफाइंग सर्च क्राइटेरिया। फॉर दिस दे प्रोवाइड ए सिंपलर यूजर इंटरफेस कॉल्ड फ्रंट एंड। उसे बोलता है फ्रंट एंड टू ए क्वेरी लैंग्वेज। एक क्वेरी लैंग्वेज को फ्रंट एंड या फिर एक इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड ए क्वेरी लैंग्वेज बिल्डर, a database user specifies facts about a query by using this interface, and a query language builder composes query language statement automatically from the facts. Usually front end consists a form called QBE form. इसके अंदर एक फॉर्म होता है, ये देता है जिससे अपन को कोई सी भी एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, जिसे बोलते हैं अपन QBE फॉर्म। ठीक है, एक QBE फॉर्म कलेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर फ्रॉम कंपोजिंग क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट फॉर ए सर्च क्राइटेरिया। वही अपने को उसके अंदर फॉर्म में वो भरना पड़ता है जो अपने को निकालना है डेटा, वो सारा का सारा। दिस फ्रंट एंड फीचर इज कॉल्ड क्वेरी बाय एग्जांपल। ठीक है, वही मैं बताया था। फिर लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट आता है क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। ये कोई काम का नहीं, आप पढ़ लीजिए चाहे, पर अपने को रिपोर्ट जनरेट करवानी है तो कैसे करवाते हैं, तो उसके बारे में दे रखा है ये, और इसका ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप देख लीजिए। बाकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।